वेलकम बच्चों। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं आरोह का लेसन नंबर 9, जिसका शीर्षक है भारत माता। और भारत माता जो शीर्षक है उसके लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। हम सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में जानेंगे, उनका जन्म परिचय पढ़ेंगे। अभी वैसे तो आप सभी लोग जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे और इनका जन्म स्थान वगैरह उसके बारे में अभी चर्चा करते हैं। और प्यार से सभी, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जो है बच्चों से प्यार करते थे और इसीलिए उनको चाचा नेहरू भी कहा जाता था। आइए उनके जन्म के बारे में जानते हैं। उनका जीवन परिचय करवाते हैं आपको। जीवन परिचय इनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका जन्म हुआ था और जन्म स्थान जो है इनका वो इलाहाबाद है। इनका जन्म जो है इलाहाबाद में हुआ था। ये एक संपन्न परिवार में इलाहाबाद में इनका जन्म जो है इलाहाबाद के एक संपन्न परिवार में हुआ था। ये पंडित मोतीलाल नेहरू इनके पिता वकील थे। और इनकी जो शिक्षा है प्रारंभिक शिक्षा इनकी घर पर हुई। और उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड चले गए। वहीं पर इन्होंने शिक्षा प्राप्त की और वकालत की पढ़ाई भी की। पंडित नेहरू जी महात्मा गांधी जी से प्रभावित हुए। उनके कथानुसार उन्होंने पढ़ाई बीच में छोड़ दी और स्वतंत्रता की लड़ाई में जुट गए। 1947 में जब देश आजाद हुआ था तब उसके बाद के प्रधानमंत्री जो पद संभाला था वो पंडित नेहरू जी ने ही संभाला था, यानी ये हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेहरू जी को बच्चे चाचा जी के नाम से जानते हैं, चाचा नेहरू, क्योंकि इनको बच्चों से बहुत लगाव था। इनकी जो रचनाएं हैं इन्होंने वैसे तो अनेक कहानियां और लेख लिखे हैं,
लेकिन इनकी हिंदुस्तान की समस्याएं दूसरा इनका स्वाधीनता, और उसके बाद लड़खड़ाती दुनिया, लड़खड़ाती दुनिया, राष्ट्रपिता, और इनकी जो आत्मकथा है वो है मेरी कहानी। मेरी कहानी। और उसके बाद हिंदी अनुवाद जो इन्होंने किया है, इन्होंने हिंदी अनुवाद किया पिता के पत्र, पिता के पत्र पुत्री के नाम, हिंदुस्तान की कहानी, हिंदुस्तान की कहानी। इनकी भाषा शैली सरल, सहज, अंग्रेजी युक्त थी, क्योंकि ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पढ़कर के आए थे, तो इनके रहन सहन में सभी में अंग्रेजी भरी हुई थी। भाषा शैली पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो भाषा शैली है वो वाक्य विन्यास और व्याकरण के नियमों का इन्होंने कहीं पर भी पालन नहीं किया, क्योंकि अनुवादित रचनाओं में अनुवादक ने अंग्रेजी की वाक्य रचना का ही प्रयोग किया है। हर जगह पर उनके अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग हुआ है। और भारत माता जो इनका शीर्षक है वो नामक पाठ हिंदुस्तान की कहानी का, हिंदुस्तान की जो कहानी लिखी है मैंने यहाँ पर, उसकी यहाँ पर लिखा अभी हिंदुस्तान की कहानी, उसका 5वां लेसन है। भाषांतरकार हरिभाऊ उपाध्याय ने इस रचना का अंग्रेजी के भाषांतर करते हुए उर्दू भाषा के शब्दों का अधिक प्रयोग किया, और इनकी जो वो रचनाएं थी उनके अंदर उर्दू शब्दों का भी प्रयोग हुआ है और साथ में अंग्रेजी शब्दों का भी प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ है। ये इनका जीवन परिचय था। वैसे आप अपनी पुस्तक जब पढ़ेंगे तो आपकी पुस्तक में आपको बहुत सारा कुछ देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। जो मेन बातें थी वो यहाँ पर इनके बारे में लिखवाई है। वैसे तो जीवन परिचय कभी किसी का कम नहीं होता, बहुत कुछ होता है। अब इसके बाद चलते हैं हम भारत माता, जो इनका यहाँ पर इन्होंने शीर्षक दिया है कि भारत माता इस लेसन में क्यों रखा गया और उसके क्या विचार हैं। यहाँ पर भारत माता शीर्षक का सार अपने शब्दों में हम लिखते हैं। भारत माता नामक पाठ में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया कि भारत देश में विभिन्नता होते हुए भी एकता झलकती है। ये आपको भी पता है कि हमारे देश में बहुत विभिन्नता है, अनेक विभिन्नता होते हुए भी भारत जो है एकता का परिचय देता है। भारत माता की जय का अर्थ भारत देश के सभी लोगों की जय। लेखक अक्सर देश के कोनों कोनों में आयोजित सभाओं में भाग लेता था। जब वह किसी आयोजित सभा में भाषण देते थे
तो वहाँ के लोग अक्सर भारत माता की जय बोल करके नारे लगाते थे और ये सोचते थे कि इस भारत माता की जय का क्या अर्थ है। कभी कभी तो इतना मजबूर हो जाते कि उसका अर्थ पूछने के लिए लालायित रहते। लेखक के अनुसार शहरी लोगों के अंदर भारत माता का इतना जोश नहीं है। जब मैं ग्रामीण क्षेत्रों में जाता हूँ तो वहाँ मुझे अधिकतर भारत माता की जय बोलने वाले लोग ही मिलते हैं। मैं अपने शहर के जो लोग होते हैं वो अपने को ज़रूरत से ज़्यादा समझदार समझते हैं। लेखक अपने भाषणों में स्वतंत्रता का महत्व बताता और अपनी यात्राओं का वर्णन करता था। वह जनता को बताया भी करता था सभी जगह लोगों की तकलीफ एक सी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश को संपन्न होने में बहुत समय लगा और अभी तक तो अच्छी तरह से लगा भी नहीं है। यानी सभी किसान गरीबी, शोषण, लगान, सूद, पुलिस आदि जैसे जुल्मों से घिरे हुए हैं। ये सभी परेशानियां सरकार की देन थी, क्योंकि आपको पता है भारत को 200 साल तक अंग्रेजों ने बहुत लूटा, अंग्रेजों के अत्याचार सहन किए, क्योंकि यहाँ अंग्रेजी शासन था। सरकार की देन है। हम सभी विदेशी, यानी उन्होंने कहा कि हम सभी विदेशी सरकार के विरोध द्वारा इन परेशानियों से मुक्त होना चाहते हैं। लेखक अपने भाषणों द्वारा स्पेन, चीन, यूरोप आदि देशों का भी वर्णन करता है और वहाँ की खींचातानी के बारे में भी बताता है। सोवियत यूनियन के अचरज भरे परिवर्तनों और अमेरिका की तरक्की के कारणों की जानकारी भी देता है कि अमेरिका एक इस प्रकार से इतना संपन्न देश कैसे बना, उसने कैसे तरक्की की, वो भी सभी बातें वो ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में जब अपने भाषण देने जाते थे तो वहाँ पर वो उनका जिक्र किया करते थे। लेखक का कथन है कि जनता उनकी ये सब बातें आसानी से समझ जाती थी, क्योंकि अधिकतर लोगों को पुराने महाकाव्य जो महाभारत, रामायण या और भी बहुत सारे प्राचीन काव्य ऐसे हैं जिनको पढ़कर लोगों को उनकी कथा कहानियों का बहुत ज्ञान था। जिन्होंने भारत देश में स्थित विभिन्न तीर्थों की यात्रा की थी तथा कुछ लोगों ने विश्व युद्ध के सिलसिले में विदेशों में नौकरियां कर ली थी। अब ये भी हमारे यहाँ जितने तीर्थ स्थल, तीर्थ यात्रा करने का क्या फायदा है, क्या लॉजिक है। जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि यहाँ के सब लोग तीर्थ यात्रा करने जाते हैं तो इसके क्या कारण हैं, क्योंकि यहाँ माना जाता है कि कण कण में ईश्वर का वास होता है। यहाँ पर हमारा देश है ऐसा, भारत में अनेकता में एकता का संदेश देता है। वसुधैव कुटुंबकम, यहाँ पूरी पृथ्वी जो है, पूरी धरती वो एक परिवार की भांति है। यहाँ पत्थर भी पूजे जाते हैं, वृक्ष भी पूजे जाते हैं, यहाँ पर पशु पक्षियों की भी पूजा होती है। ऐसा विशाल देश है मेरा, इसीलिए इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अब बहुत से ऐसे लोग थे जो विश्व युद्ध की मार को सहन नहीं कर सके और वे दूसरे देशों में काम धंधा ढूंढने के लिए चले गए और फिर उसके बाद वो वहीं जाकर बस गए। 1930 के बाद जो आर्थिक मंदी पैदा हुई थी उसकी वजह से दूसरे देशों के बारे में लेखक दिए गए उदाहरण को आसानी से समझ जाते हैं। जब वो उदाहरण देकर के बताते हैं कि अमेरिका कैसे संपन्न हुआ, जापान ने कितनी तरक्की की है, कितने समय में की है, आखिर तरक्की करने के समय कुछ तो कठिनाइयां सामने आई होंगी, वो इन सब बातों का जिक्र करते थे। जब वो उदाहरण देकर उन बातों को बताते थे तो लोगों की वो बातें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाती थी। कभी ऐसा भी होता कि लेखक जब किसी सभा को संबोधित करता तो उनके स्वागत में भारत माता की जय, भारत माता की जय के बहुत नारे लगते थे। लेखक यही जानना चाहता था कि आखिर ये भारत माता क्या है। एक बार कहीं वो भाषण देने गए और वहां पर लोगों ने उनका भारत माता की जय बोल करके जोर जोर से नारों से स्वागत किया। उन्होंने पूछ ही लिया कि आखिर ये भारत माता क्या है। वहीं से एक व्यक्ति उठ करके हष्ट-पुष्ट, एक किसान जो था, जो धरती पुत्र था, वो उठकर खड़ा हुआ और उसने इस नारे का मतलब धरती माता बताया, क्योंकि धरती माता ही हमारी भारत माता है और हम इसकी माता के समान पूजा करते हैं। लेखक अगला प्रश्न पूछता है कि कौन सी धरती, किस धरती की बात करते हैं आप। आखिर लोग लेखक से ही पूछते कि आप ही बताएं,
धरती माता क्या होती है। तो ये जवाब जो है जवाहरलाल नेहरू से नहीं बना। जब लेखक बताता कि हिंदुस्तान के सभी लोग, नदियां, पहाड़, जंगल, वृक्ष, खेत आदि सभी भारत माता हैं, तो वो किसान कहता है हाँ, यहाँ की कण कण भारत माता का अंग है और भारत माता सबको अपने आगोश में रखती है। आखिर लोग लेखक से पूछते, बार बार सवाल करते, तो कभी उनके सवालों का यथोचित उत्तर दे देते और कभी वही सवाल उनसे दोबारा पूछते। भारत देश की सभी सजीव और निर्जीव वस्तुओं की जय। उस हष्ट-पुष्ट किसान ने कहा कि यहाँ पर ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसकी पूजा न की जाती हो और यहाँ पर सबकी ही जय होती है। जब लेखक भारतीय जनता को कहता कि ये भारत के भाग हैं, एक प्रकार से वे भी भारत माता के लाल हैं, यानी वे भी भारत माता के हैं। जब लोग स्वयं को भारत देश का अंश समझते हैं तो प्रसन्न हो जाते, मानो उन्होंने कोई बहुत बड़ा आविष्कार कर लिया हो, यानी उन्हें एक नई जानकारी हासिल हो गई हो। इस भारत माता के शब्द में बहुत कुछ छिपा हुआ है, ये सार गर्भित है, यानी कि इसके गर्भ में इतना छुपा है, पूरा संसार इसी के आगोश में रहता है। अब देखिए भारत की जो महिमा है वो कितनी अटल है, यही उसे कोई हिला नहीं सकता, उसे कोई तोड़ नहीं सकता, उसके कोई टुकड़े जब भी कभी ने भारत माता को खंडित करने का विचार अपनाया है तो तभी वहाँ यहाँ के लोगों ने उनको मुंह की खिलाई है। अभी आप देखते हैं सीमा पर हमारे सेना के जवान केवल भारत माता की रक्षा के लिए खड़े हैं और ये खड़े हैं ताकि हम यहाँ आराम से सो सके, रह सके। जय बोलनी है उन वीर सैनिकों की भी बोलनी चाहिए क्योंकि वो भारत माँ के लाल हैं और हंसते हंसते भारत माता की रक्षा करने के लिए, उसके आंचल पर कोई दाग न लगने देने के लिए वो वीर रणबांकुरे अपने जीवन को कुर्बान कर देते हैं। तो इसलिए हमारी भारत माता ऐसी पूजनीय है कि हमारी माता और भारत माता में कोई अंतर नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर भारत माता की पूजा करते हैं। जब किसानों से और ग्रामीण लोगों से जवाहरलाल नेहरू जी को ऐसे शब्दों के जवाब मिले तो वो अपने में बहुत गौरव महसूस करने लगे कि यहाँ के लोगों के अंदर कितना प्यार, कितना प्रेम और कितनी सद्भावना भरी हुई है। एक दूसरे की पीड़ा को समझना, एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे के काम आना, कोई किसी को पीड़ा ना दे, कोई किसी को कष्ट ना दे। यहाँ भारत के अंदर एक एक व्यक्ति के अंदर ये सभी गुण भरे होते हैं। हमारी संस्कृति देखो, हमारी संस्कृति कैसी है। हमारी संस्कृति वैदिक काल से चली आ रही है, जिसका पालन किया जाता है, जो संस्कार देती है। हमारी भारतीय संस्कृति संस्कारों की जननी है, अनेक प्रकार के संस्कार मिलते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर जो मैंने आपको ये वीडियो में ये भारत माता का जो लेसन करवाया है, इस वीडियो के अंदर आपको पाठ की समरी और लेखक परिचय करवाया। इससे आपको क्या है, एक तो आपको ये पूरी की पूरी जानकारी आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है, सुंदर राइटिंग में लिखनी है, कॉपी बहुत अच्छी तरह से मेंटेन हो। दूसरा, भारत माता का जो आपको मैंने सार बताया है, इसके अंदर ही मल्टीपल या फिर निबंधात्मक सभी प्रश्न छिपे हुए हैं। वैसे मैं अगली वीडियो में आपको इन प्रश्नों के बारे में बताऊंगी और ये आप समरी पूरी याद करेंगे और ये लेखक परिचय अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। जब तक दूसरी वीडियो लेके आते हैं तब तक आप ये काम करेंगे।